हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण विज्ञान सिद्धांत में अभ्यास 2, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। और जो आपका इंग्लिश में जिसको हम इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। और मैंने देखा कि इसका हिंदी में सिलेबस जो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये खुद से ट्रांसलेट किया है और उसको हिंदी में आप लोगों को कोशिश करूंगी समझाने की। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो जो है बाकी के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक पहुंचा देना, क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी में जो है इस पेपर पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इसको हिंदी में बनाने का जो है बहुत ही मेहनत के साथ प्रयास कर रही हूँ, तो प्लीज बाकी के स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर की पहली यूनिट। इसका सिलेबस और इंग्लिश में फर्स्ट यूनिट की वीडियो इसकी ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप देख लेना जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। बाकी आज के वीडियो में हम इसकी पहली यूनिट हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हम फर्स्ट यूनिट पे सीधा सीधा चले जाते हैं। सिलेबस मैंने इंग्लिश में डाला हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। अगर आप बोलोगे तो हिंदी में भी मैं सिलेबस की वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन फिलहाल हम इसमें फर्स्ट यूनिट को अपनी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पहला भाग है, पहली इकाई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो पहली जो यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है जैव विविधता और इसका खतरा, बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैव विविधता इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं। और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बायोडाइवर्सिटी की में, जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता हानि के विभिन्न कारणों की सूची, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता को खतरा पैदा हो गया है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं पूरी दुनिया पर। जैव विविधता के ह्रास होने के कारण, उसके डेंजरस में आने के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पूरी दुनिया को, जो फेस करनी पड़ रही हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम कैसे इसको जैव विविधता संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम उसको ठीक है संरक्षित कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और क्यों जरूरत है इसकी। तीसरा है फिर प्रजातियों और विभिन्न यथास्थान संरक्षण की आवश्यकताओं की गणना। कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अनडेंजर्ड हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, और उनके संरक्षण के लिए फिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही प्रजातियों के जो पूर्व स्थानीय संरक्षण की आवश्यकता है और संरक्षण की इस प्रक्रिया में कौन कौन से तंत्रों का, कौन कौन से उपायों का सहारा लिया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता क्या है? बेसिकली जैव विविधता का तात्पर्य है जीवित जीवों से, जिसमें कि सारे के सारी चीजें शामिल होती है। जैव विविधता मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उन सब को हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो हर एक एनवायरमेंट में, हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग होती है। इसमें जो जमीन है वहां की जो जैव विविधता है, यानी कि वहां पे रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु अलग होते हैं। समुन्दर में जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी विविधता जो है जैव विविधता वो अलग होती है। और बाकी जो आपका डेजर्ट हो गया, वहां पे आपको अलग पेड़ पौधे, अलग तरीके के जीव जंतु दिखाई देंगे। तो ये एनवायरमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से जैव विविधता जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैव विविधता में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो क्या है? क्लाइमेट, एनवायरमेंट। ठीक है, वहां का पर्यावरण कैसा है, उसी के हिसाब से वहां पर पेड़ पौधे जीव जंतु पनपते हैं। जैव विविधता या जैविक विविधता को सभी जीवित प्राणियों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जैव विविधता में वहां पर रहने वाले अलग अलग लोग, जो
जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार के पेड़ पौधे, छोटे बड़े मोटे जीव जंतु, कीट वगैरह, कीट पतंगे, बड़े जानवर, सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, एक छोटा कीड़ा भी जो है हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी का जो है हिस्सा होता है। और बेसिकली ये हाँ और ये किस पे निर्भर करता है? स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक परिसरों सहित सभी स्रोतों के जीव जिसको इसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जैव विविधता में जमीन पे रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, और जो है जलीय, जो भी नदी नाले, जहां पर भी आप लोगों को जीव जंतु हमेशा दिखाई दे ही जाएंगे। एक आप जो गंदा नाला बहता है वहां पे भी आप लोगों को कीड़े कुछ दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी जैव विविधता का, वो कीड़े भी जो होते हैं ना, वो भी इस एनवायरनमेंट का, इस नेचर का हिस्सा ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फिर उसमें से बहुत सारे पक्षी होते हैं जो जो उस में से वो कीड़े निकाल करके खा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो किसी का भोजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एकदम हर चीज जो है इकोसिस्टम और फूड चेन का हिस्सा होते हैं। हर कोई हर किसी पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। ठीक है, और ईओ विल्सन ने 1988 में जो है 1988 में जैव विविधता या जैव विविधता को परिभाषित किया था। ठीक है, इतना यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी जैव विविधता क्या होती है। हालांकि ये मैंने अच्छे से इंग्लिश वाली जो स्टडी मटेरियल के साथ जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिफाइन किया था। फिर भी हिंदी मीडियम वालों ने बोला कि मैम हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में बना दीजिए। तो पूरा का पूरा ये स्टडी आपका हिंदी के साथ स्टडी मटेरियल में मैं जिसमें क्या है आपके शब्द भी हिंदी में लिखे हुए हैं उसके साथ में बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमें पता चल गया जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जैव विविधता के भी प्रकार होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जैव विविधता डिपेंड करती है कि कौन सा वहां का कैसा एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से वहां की रहने वाली जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन सब में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। तो जैव विविधता जीवन मंडल में प्रकृति की विविधता की डिग्री से संबंधित है, यानी कि प्रकृति ने कितने प्रकार के प्राणी, कितने प्रकार के जीव जंतु, कितने प्रकार के पेड़ पौधे बनाए हैं उससे संबंधित है। इस विविधता को 3 सत्रों में बांट सकते हैं हम, 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला है अनुवांशिक, दूसरा है प्रजाति और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पहले वाले में हम लोगों ने जो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या होते हैं। अब इन तीनों को हम देखते हैं कि तीनों में किस प्रकार के जो है जीव जंतु होते हैं, किस प्रकार की विविधता होती है। अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है व्यक्तिगत जीन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य व्यक्तिगत जीन के स्तर पर भिन्नता से है, यानी कि जीन्स में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, जीन्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग, हर किसी के जीन्स जो हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हर प्राणी के अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत प्रजातियों के भीतर भारी मात्रा में आनुवांशिक विविधता मौजूद है, यानी कि जितने भी प्रजातियां हैं उन सब के अंदर अलग अलग जीन्स मौजूद होते हैं। यह आनुवांशिक परिवर्तनशीलता प्रजातियों में विभिन्न लक्षणों के लिए जिम्मेवार है, और इसी की वजह से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही अलग अलग जितने भी प्राणी हैं उन सब में जो भी उनके फीचर्स है, जो भी उनके लक्षण है, वो अलग अलग होते हैं। जेनेटिक विविधता वह कच्चा माल है जिसे विकास के माध्यम से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, और जेनेटिक चेंजेस हम लेकर के आते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आज के टाइम हाइब्रिड, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा। तो वो हाइब्रिड क्या है, बहुत सारे जीन्स को मिला करके बहुत सारी चीजों, अगर हम बात करते हैं, चलो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना, आजकल के टाइम में आप सब्जियां भी हैं देखते हो कि हाइब्रिड खाते हो सबसे ज्यादा आप। हम पहले वाले हाइब्रिड का मतलब है आप
उसके जीन्स को, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट है, जो फल हैं, उनके जीन्स को जो अच्छी वाली हैं, उन सारे अलग अलग, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे खीरा। खीरे में आप हाइब्रिड वैरायटी देखते हो और देसी खीरा एक होता है, ठीक है ना। जो देसी खीरा होता है उसमें थोड़ा कड़वापन होता है, और जो हाइब्रिड खीरा होता है एकदम लंबा होता है, पतला होता है और हरे रंग का होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। एक और विशेषता ये होती है हाइब्रिड की, कि वो दिखने में भी सही लगते हैं, टेढ़े मेढ़े और ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में बदलाव किया होता है। बहुत सारी अच्छे अच्छे जो है वैरायटीज के जीन्स को इकट्ठा करके एक ऐसा पौधा तैयार किया जाता है, एक ऐसा सीड्स पौधा तैयार करते हैं जिसका जो जो पीछे वाली जनरेशन्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आनुवंशिक विविधता जो है समझ में आ गई होगी। इसी को बोलते हैं, इसी जो यहाँ पे शब्द लिखा जो लाइन लिखी हुई है, विविधता वह कच्चा माल है, जेनेटिक विविधता जिससे विकास के माध्यम से नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। तो पुराने वाले खीरे से एक नया जो है हाइब्रिड, जो खीरे की वैरायटी हाइब्रिड फसलें बना दी जाती है, जिससे क्या होता है उनके जीन्स चेंज हो जाते हैं। जीन्स चेंज होने थे जो लंबे समय तक उस जनरेशन में जो बीमारियां चली हुई आ रही होती हैं, तो उससे वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आज आनुवांशिक विविधता का उपयोग नई फसल किस्मों और रोग विरोधी फसलों के प्रजनन के लिए किया जाता है। इससे जेनेटिक चेंज करके नई नई हाइब्रिड किस्म की फसलें बनाई जाती है, हाइब्रिड किस्म के बीज बनाए जाते हैं। आप देखो कि भारत में जो है गेहूं की भी बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज आ गई हैं, जिससे कि पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गन्ने की हाइब्रिड वैरायटी आ गई है, जिससे कि पहले क्या होता था, गन्ना काना हो जाता था। अब क्या हो गया, काना नहीं होता। काना होने का मतलब उसमें कीड़ा लग जाता था। तो अब हाइब्रिड गन्ने की फसलें आने से वो काना नहीं होता, उसमें नया एक तरीके से जो है उसको जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। अच्छा, जेनेटिक का एक और बढ़िया जो है, हम जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो ये, कि जो इंटर कास्ट मैरिज होती हैं, जो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जो शादियां होती हैं वो सही होती हैं। क्यों होती हैं? वो इस वजह से भी सही होती हैं क्योंकि फिर जो आगे चल करके मान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी उसी जन्म में उसी कास्ट में शादियां होती आ रही हैं, तो वो कुछ बीमारियां जो है जीन्स के साथ में चली हुई आती हैं। जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो वो जो है चेन टूट जाती है। ठीक है, तो नए फिर जब शादी के बाद जो बच्चे होते हैं तो उनमें वो बहुत सारी बीमारियां, आप देखिए कि बहुत जो डायबिटीज है वो क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है। तो सदियों से अगर आपकी चौथी पीढ़ी में भी अगर किसी को वो बीमारी होगी तो वो आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो 4 पीढ़ियों से भी ज्यादा ये है, बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां ऐसे चली हुई आ रही होती हैं और आगे बढ़ बढ़ करके आगे जा जाके और ज्यादा उसमें होती रहती है। तो एक तरीके से जो इंटरकास्ट मैरिज को सही ठहराया जाता है, उसके पीछे रीजन एक ये भी है कि उससे लंबी चली आ रही हुई बीमारियों की जो श्रेणी होती है वो टूट जाती है, जीन्स में से वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो। अब हम देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि प्रजाति विविधता। प्रजाति मतलब अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं, अलग अलग जाति प्रजातियां जो होती हैं, अलग अलग तरीके की किस्में जो होती हैं जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में। किसी क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या उसकी प्रजाति विविधता का निर्माण करती है। समझ में आ रही है? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पे रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, उगने वाले पेड़ पौधे की जो विविधता होती है, मतलब जितनी प्रकार के वहां पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, जितने प्रकार के वहां पे जीव जंतु हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रजातीय विविधता बोलते हैं। यह विविधता प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र और कृषि परिस्थितिकी तंत्र दोनों में देखी जा सकती है। यानी कि इस प्रकार की विविधता जो है हम नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें भी हम देख सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसमें भी हम देख सकते हैं। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में वहां पर जो प्रजातियां हैं वो अधिक अधिक समृद्ध होती हैं, यानी कि अधिक बहुत अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी के उत्पादों के लिए वन विभाग द्वारा विकसित मोनोकल्चर वृक्षारोपण की तुलना में प्राकृतिक आबागटित आबागित उष्णकटिबंधीय जंगलों में प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक होती है। और ये जो समृद्धि है, यानी कि ये जो अच्छी किस्म की वैरायटी होती है, अच्छी किस्म की डाइवर्सिटी
वो जो नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ज्यादा अच्छी होती है, वो उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, इंस्टीड ऑफ जो अ, मनुष्य द्वारा जो बनाए गए जो कृषि है या फिर मनुष्य द्वारा जो खेती की जाती है वहां की डाइवर्सिटी की तुलना में। ठीक है, अब हम देखते हैं, अरे रे रे, हम्म, अब हम जो तीसरे किस्म की जो तीसरे प्रकार की जो जैव विविधता है उसके बारे में हम देखते हैं, वो क्या है। हाँ, अच्छा, हम इसी की बात कर रहे थे, किसकी, स्पीसीज की, स्पीसीज डाइवर्सिटी की। तो जो क्षेत्र प्रजातियों की विविधता में से समृद्ध है उन्हें विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट किसे बोलते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। और जिन देशों में प्रजातियों की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है उन स्थानों को हम क्या बोलते हैं, उन स्थानों को हम मेगा विविधता वाले देश यानी कि मेगा डाइवर्सिटी नेशन उसको हम बोलते हैं। और भारत दुनिया के 15 देशों में से एक है, यानी कि जो सबसे विश्व के जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से 15 ऐसी कंट्रीज में से, मतलब कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ये जो जैव विविधता है, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और भारत उनमें से 15वें नंबर पे है। ठीक है, पृथ्वी की जैव विविधता विशिष्ट पारिस्थितिकी क्षेत्रों में वितरित है। पूरे विश्व में 1000 से भी अधिक पर्यावरण क्षेत्र हैं। बायोडाइवर्सिटी के हम उसको जो डिवाइड कर सकते हैं, इनको जो है 200 को समृद्ध और दुर्लभ और सबसे विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है। इसको ग्लोबल 200 भी बोलते हैं, ग्लोबल 200 भी बोलते हैं। यानी कि 200 1000 से भी ज्यादा ऐसे हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, जिसमें से 200 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, और भारत जो है उसमें से 15वें नंबर पे है। यह अनुमान लगाया गया है कि इनमें 50,000 स्थानीय पौधे शामिल हैं। वैश्विक वनस्पति जीवन का 20% संभव दुनिया के केवल 25 हॉटस्पॉट में पाया जाता है। यानी कि 50,000 से भी ज्यादा जो है स्थानीय पौधे, बायोडाइवर्सिटी जो है 25 ऐसे हॉटस्पॉट है दुनिया के सबसे ज्यादा, जहां पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये नेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की जो डाइवर्सिटी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम जिसको बोल सकते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पृथ्वी पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की एक विशाल विविधता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना अपना निवास स्थान है, और उन निवास स्थान में अंतर होता है, और ये अंतर किस पे है, अंतर के आधार पर विशिष्ट परस्पर जुड़ी प्रजातियों का पूरक है। यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं इस पूरी पृथ्वी पर, और उनमें रहने वाले जो उनके जो जीव जंतु हैं उनका जो निवास है, जो जो उनका स्थान है, निवास स्थान है जहां पर वो लोग रहते हैं, उनमें भी जो है अंतर देखने को मिलता है। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है का विविधता का वर्णन जो है वो किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि वहां पर किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक सिचुएशन कैसी है, वहां पर क्या, वहां पर पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, या वहां पर ज्यादा बारिश होती है, या फिर वो रेगिस्तान है, या वो घास के मैदान है, या पहाड़ हैं, या नदियां हैं, झील है, समुंदर है। तो हर किसी जगह का भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो इकोसिस्टम है वो अलग होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में मानव संशोधित क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जैसे कि खेत या चारगाह। ये तो हमने जो समुंदर हो गया, रेगिस्तान हो गया, घास के मैदान हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब तो क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हम इसको भौगोलिक वो बोल सकते हैं कि ये नेचुरल है, इंसान ने बनाए। लेकिन कुछ जो है इकोसिस्टम्स जो इस इंसान के बनाए हुए भी हैं, उनमें भी एक तरीके का अलग ही इकोसिस्टम होता है, जैसे कि खेत और चारागाह। यानी कि जो इंसानों ने खेत वगैरह बनाए थे, आप देखते हो ना, आप जब गेहूं की फसल होती है तो उसमें अलग तरीके के कीड़े होते हैं या जीव जंतु होते हैं। कभी कोई तितलियां अलग आती हैं, सरसों के खेतों में अलग जो वो होते हैं, वहां पर तितलियां कितना फूल पे रस लेने के लिए आती हैं। तो वो भी क्या है, वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा ही है। ठीक है,
और आप देखोगे कि कपास होती है, उसमें अलग तरीके के जो है कपास में कीड़े भी लग जाते हैं, तो वो भी पार्ट है किसका, इकोसिस्टम का ही पार्ट है वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बीच बीच में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैव विविधता को मापा कैसे जा सकता है, कि भाई कहाँ पे कितनी जैव विविधता है, ठीक है, या किस प्रकार की वहां पर जैव विविधता है। तो इसको मापने के भी तीन ही दृष्टिकोण है या तीन ही प्रकार है। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जैव विविधता क्या होती है, एक ही स्थान में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां पेड़ पौधे जो जो बनाते हैं वहां का एनवायरमेंट, उन वो जो वहां पर रहते हैं, एक हैबिटेट जो उनका होता है, उसको हम जैव विविधता बोल सकते हैं। फिर हमने उसके प्रकार पढ़े कि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, उसको हमने समझा। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे मापा जा सकता है, कि कहाँ पर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है अल्फा विविधता बोलते हैं, दूसरे को हम बीटा विविधता बोलते हैं और तीसरे को हम गामा विविधता बोलते हैं। तीन तरीके से जो है बायोडाइवर्सिटी को नापा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये अल्फा जो है, अल्फा विविधता क्या होती है। अल्फा विविधता समुद्र के भीतर, समुदाय के भीतर विविधता को इंगित करती है। यह एक ही समुदाय या निवास स्थान साझा करने वाले जीवों की विविधता को संदर्भित करता है। किसी समुदाय या निवास स्थान के भीतर विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रजातियों की समृद्धि और समानता समानता के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक ही जगह पर रहने के लिए, जैसे कि मान लो आपका एक एरिया हो गया, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा के एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, हरियाणा में मान लीजिए हम एक जंगल का उदाहरण ले लेते हैं, तो उस एक जंगल में जितने भी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बीटा विविधता। अल्फा विविधता समझ में आ गया, एक ही जगह पर एक ही निवास स्थान में रहने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उन सबको हम अल्फा विविधता के अंदर डालते हैं। अब बाटा विविधता क्या है, बीटा विविधता समुदायों के बीच विविधता को इंगित करती है। निवास स्थान या समुदाय बदलने पर प्रजातियां अक्सर बदलती रहती हैं। यानी कि जैसे अब हमने हरियाणा में एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया, वहां पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसको हम किस में डालेंगे, अल्फा विविधता में डालेंगे। अब दूसरे तरह का एक और जंगल लिया, उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भी अल्फा में आएंगे। लेकिन उन दोनों में रहने वाले जीव जंतुओं को हम किस में डालेंगे, बीटा विविधता में डालेंगे। यानी कि एक एक ही तरीके के प्रजातियां, यानी कि जब दो जगह पर वो रह रही हैं तो उसको हम बीटा विविधता में डालते हैं। यानी कि एक जंगल में रहने वाला शेर दूसरे जंगल में रहने वाले शेर से किस प्रकार से अलग है, उनमें क्या विभिन्नता है। एक जंगल में एक जंगल में रहने वाली तितलियों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं दूसरे जंगल में रहने वाली तितलियों में। तो इसको हम किस में बांटेंगे, हम इसको बीटा विविधता इसको हम बोलेंगे। एक ही तरीके दो जगह पर रहने वाले एक ही समुदायों के बीच में जो विभिन्नता है, कि एक पर्टिकुलर जंगल में रहने वाले को जीव जंतुओं की क्या से उनका क्या आवास स्थान है, दूसरे में रहने वालों का क्या अलग है, अलग होते हैं, हमेशा अलग होते हैं ये। ठीक है, ये मतभेद है कि पर्यावरणीय ढालों के साथ समुदायों की प्रजातियों की संरचना, जैसे ऊंचाई ढाल, नमी ढाल आदि, किसी क्षेत्र के आवासों में उच्च विविधता या समुदायों के बीच अधिक असमानता उच्च बीटा विविधता प्रदर्शित करती है। गामा विविधता, अब हम देखते हैं गामा विविधता क्या है। उच्च आई होप बीटा विविधता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दो समुदायों में, दो अलग अलग जगहों पे रहने वाले जो समुदाय हैं, यानी कि एक ही जगह पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके बीच में जो विभिन्नता है उसको हम बीटा विविधता बोलते हैं। गामा विविधता से तात्पर्य कुल भूमि दायरे या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता से है। पारिस्थितिकीय तंत्र की अल्फा और बीटा विविधता का योग परिदृश्य की जैव विविधता की अभिव्यक्ति है, जिसे गामा विविधता के रूप में माना जाता है। अब समझ में आ रहा है गामा विविधता क्या है। यानी कि देखो, ये एक जंगल हो गया, ये एक जंगल हो गया,
इन दोनों जंगलों में यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु और यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, ये देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको देखो, यहाँ पर इसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होंगे, इसको अल्फा विविधता बोलेंगे। इसमें रहने वाले जीव जंतुओं को क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता बोलेंगे। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे रहने वाले और यहाँ के रह पाने के बीच में क्या विविधता है, क्या डाइवर्सिटी है, उसको हम बीटा विविधता बोलेंगे। अब एक पर्टिकुलर यानी कि पूरे हरियाणा में, हरियाणा का हमने एग्जांपल लिया ना, तो पूरे हरियाणा में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, जितने भी अलग अलग जंगलों में अलग अलग, उनके बीच में क्या विविधता है, उसको हम गामा विविधता बोलेंगे। या हम पूरे की पूरे, जैसे कि हम एग्जांपल ले कि हरियाणा में रहने वाले जीव जंतु अलग हो सकते हैं, यानी कि हरियाणा में होने वाली कृषि अलग हो सकती है। आसाम में चावल जो उगाए जाते हैं वो अलग तरीके का उनका वहाँ का इकोसिस्टम होता है। अरुणाचल प्रदेश का अलग होता है, उत्तराखंड का अलग होता है, केरला का अलग होता है। ये सब क्या हो गए, ये हो गई आपकी बीटा विविधता, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग है, ठीक है। फिर पूरे भारत में जो विविधता है उसको हम गामा विविधता के अंदर रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विविधता से तात्पर्य उन जैविक समुदायों से भिन्नता है जिसमें प्रजातियां रहती हैं, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीवों के बीच में क्या भिन्नता है, उसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक स्तर पर उच्च विविधता स्थिरता और उच्च उत्पादकता प्रदान करती है। तो सामुदायिक आप लोगों को, कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है। अब हम देखते हैं कि भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, किसके आधार पर, इस डाइवर्सिटी के आधार पर, ठीक है। भौगोलिक वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल कितने पार्ट्स में भारत को डिवाइड किया गया है। तो हमारे देश को भूगोल, जलवायु और देखी गई वनस्पतियों के पैटर्न और उनमें रहने वाले स्थानधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों के समुदायों के आधार पर 10 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारत को कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी वनस्पतियां उगती हैं, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहां पर स्तनधारी ज्यादा है या पक्षी ज्यादा है, या फिर सरीसृप यानी कि सांप वगैरह ये सब ज्यादा हैं यहाँ पर, या फिर कीड़े मकोड़े ज्यादा है किस एरिया में, उसके आधार पर 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वहां पे रहने वाले जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों के हिसाब से, पेड़ पौधों के हिसाब से 10 भागों में बांटा है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, झीलें, नदियां, पहाड़ और पहाड़ियां, जिनमें विशिष्ट पौधे और पशु प्रजातियां हैं। यानी कि 10 भागों में अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम है। कहीं पर जंगल है, कहीं पर घास के मैदान है, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे लंबी पहाड़ों की श्रेणियां हैं, और इन सब में रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षियों की प्रजातियां भी अलग हैं, ठीक है। समझ में आ गया। भारत को कितने भागों में बांटा है, 10 भागों में। और इन 10 भागों में का जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग है, और इकोसिस्टम के हिसाब से ही वहां पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे भी अलग अलग हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कौन से भागों में इनको बांटा गया है वो एक बार नाम हम पढ़ लेते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से बायो ज्योग्राफिकल एरियाज है। पहला है ठंडी पहाड़ी बर्फ से ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को ढक दिया, लद्दाख। पहला जो है लद्दाख को हम उस किस में रखते हैं, ठंडी बर्फ, वहां पर पूरा का पूरा पहाड़ों पर बर्फ रहती है। वहां पे जो अलग ही किस्म का जो है आप लोगों को एनवायरनमेंट मिलेगा, पेड़ पौधे का जो है स्ट्रक्चर, पेड़ पौधे बहुत अलग, या तो बहुत कम मात्रा में हैं और हैं भी तो बहुत ही अलग तरह के हैं, क्योंकि उन्हें बर्फ में सरवाइव करना है, ठीक है। फिर है हिमालय पर्वतमाला और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की घाटियां, उत्तराखंड, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य। इसको एक भाग में बांटा है, यानी कि दूसरा भाग है, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है, हिमालय पर्वतमाला, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की घाटियां, उत्तराखंड, असम और जो अन्य उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इनको एक श्रेणी में लिखा है। क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स वगैरह है, तो वहां का इकोसिस्टम, माउंटेन्स का इकोसिस्टम अलग होता है। फिर है तराई, वह निचला क्षेत्र जहां हिमालयी नदियां बहती हैं, तराई रीजन।
एक भाग हो गया। तो तीसरा भाग कौन सा किस में बांटा है? तराई रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियां बह करके आती हैं और एक अलग डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। फिर है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बह करके ऊपर से बह करके जो नीचे आती हैं और फिर जो मैदान में जो बहती हैं उसको हमने एक भाग में बांटा है, क्योंकि वहां का रीजन जहां पे नदियां बह रही हैं और प्लेन्स में आकर के बह रही है तो वो एक डेल्टा बनाती है और वहां की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो वो अपने साथ में मिट्टी बहा करके लाती हैं पहाड़ों की, दूसरा पानी आराम से मिल जाता है। ठीक है, और माउंटेन्स भी नहीं है तो कृषि करना जो है आसान होता है। तो एक भाग कौन सा हो गया? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और फिर पांचवें भाग पर क्या है? राजस्थान का थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में मतलब कि इतना ज्यादा डेजर्ट, वहां पे इतना रेत उड़ता है और वहां पे भी की जो झाड़ियां होती है उनमें कांटे होते हैं और वहां पे रहने वाले कौन से होते हैं? आप लोगों ने बहुत ही वहां पर जहरीले बिच्छू और जो है सांप वगैरह वहां पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पानी कम चाहिए होता है। जो जिन झाड़ियों में कांटे होते हैं उनको पानी कम चाहिए होता है, और मरुस्थल में हम क्या देखते हैं? बारिश होती नहीं है, पानी कम होता है, तो देखो वहां का अलग इकोसिस्टम है। ठीक है। फिर छठे जो भाग है वो है दक्कन पठार का अर्ध शुष्क घास का मैदान क्षेत्र, जिसमें हम गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को शामिल करते हैं। सातवां भाग है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। जो सातवें भाग में हम किसको शामिल करते हैं? भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको। फिर आठवां भाग है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के पश्चिमी घाट। ये तीन राज्यों को हम किस में भाग बांटते हैं? पश्चिमी घाट्स में, हम वेस्टर्न घाट्स इसको बोलते हैं हम। फिर नौवां हमारा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह। वहां का अलग ही एनवायरमेंट है क्योंकि उसके चारों तरफ जो है समुंदर है। समुंदर की वजह से आप देखोगे वहां नारियल वगैरह के पेड़ बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि समुंदर का खारा पानी होता है और नारियल के अंदर जो पानी होता है वो मीठा होता है, और वहां पर बहुत सारी जो है चीजों में वही सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। फिर जो 10वां है हमारे रेतीले समुद्र तट, जंगलों और के साथ लंबी पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट, मैनग्रोव इसमें हम शामिल करते हैं। कौन सी जगह इसमें हम शामिल करते हैं? लंबी पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट इसमें हम 10वें भाग में शामिल करते हैं। ठीक है, और इन सब 10 के 10 भागों में जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटीज की वैल्यू क्या है, क्यों जरूरी है वो। ठीक है। जैव विविधता का मूल्य इसकी व्यावसायिक उपयोगिता, पारिस्थितिकी सेवाओं, सामाजिक और सौंदर्य के मूल्यों के संदर्भ में बहुत बड़ा है। यानी कि जैव विविधता क्यों जरूरी है? बिजनेस के पर्पज से, इकोसिस्टम की पर्पज से, इको उसकी वजह से, सोशल और उसमें सौंदर्य, सौंदर्य के जो है मूल्य जो है अलग अलग होते हैं इसमें, कि इसी वजह से जो है जैव विविधता से यानी कि हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैव विविधता के कई तरीके हैं और इसके विभिन्न रूप मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान है। जैव विविधता मूल्य को निम्नलिखित जैव विविधता की जो वैल्यू है उसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है उपभोग मूल्य। उपभोग मूल्य, उपभोग मतलब कि हमें उससे जो है पूरा जो दुनिया है उसको खाने की जो चीजें हैं वो कहाँ से मिलती है? जैव विविधता से मिलती हैं। जैसे कि हम मनुष्य भी जो है, हम मनुष्य के भोजन के भी जो स्रोत है, सोर्सेज हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे जानवर हो गया, मछली हो गया, या पौधों से हमें खाना मिलता है ना। मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में बड़ी संख्या में पौधों का सेवन किया जाता है। कुछ पशु प्रजातियों का सेवन लोग करते हैं जिसमें मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी, भैंस, मुर्गियां, बत्तख, हंस और टर्की प्रजातियां शामिल है। और ये सब स्पीसीज किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का। आप देखिए ना, हम अलग अलग तरीके के अनाज खाते हैं, हम अलग अलग तरीके के जो है समुंदर के किनारे जो लोग रहते हैं वो समुंदर का सी फूड ज्यादा खाते हैं। जो नदियों के किनारे रहते हैं वो मछलियां खा करके रहते हैं। तो जहां पे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसी प्रकार का खान पान हो जाता है। हरियाणा, पंजाब वगैरह के लोग जो है प्लेन्स में रहते हैं, तो ये लोग देखिए कि आप देखोगे कि गेहूं वगैरह का यहाँ पे उत्पादन अच्छा होता है तो गेहूं वगैरह ज्यादा खाते हैं। असम वगैरह में चावल ज्यादा होता है तो वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना। तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिलती हैं।
ठीक है। फिर दूसरा जो हम इसके अलावा जो हमें औषधियां मिलती हैं वो भी हम कहाँ से मिलती हैं, वो भी हमें यहीं से पेड़ पौधों से मिलती हैं या पेड़ पौधों के अर्क से मिलती हैं, है ना। और बहुत सारी जीव जंतुओं से भी हमें दवाइयां बनाते हैं, जैसे कि फिश ऑयल बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और पेड़ पौधों का तो आप सबको पता ही है, हल्दी तो हमारे सदियों से यहाँ पर जो है औषधि के रूप में जो है टर्मरिक यूज होती हुई आ रही है। और बहुत सारी चीजें, तुलसी का भी हम जो है उपयोग करते हैं एज ए मेडिसिन, है ना। तो बहुत सारी, हमें सिर्फ खाना ही नहीं, हमें दवाइयां भी, औषधियां भी मिलती हैं पेड़ पौधों से जीवन के लिए। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के जीव जंतु नहीं होंगे, तो हर कोई जो है फूड चेन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो फूड चेन खराब हो जाएगी अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक पौधे से, हर एक चीज से अलग अलग मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए, या प्रत्येक जो प्राणी है उसको चलाने के लिए, उसे अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलते हैं, पौष्टिक तत्व मिलते हैं, ठीक है। हमें फलों से हमें अलग मिलता है, फलों में भी हमें सेब से अलग मिलता है, संतरे से हमें विटामिन सी मिलता है, केले से हमें अलग मिलता है ना। तो इस प्रकार से डाइवर्सिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनसे अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलते हैं। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है हमें और क्या चीजें मिलती हैं, हमें ईंधन मिलता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कहाँ से मिलते हैं? जीवाश्म से ईंधन है, और जो बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हुए हैं। सैकड़ों लाखों सालों से जो जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए हैं, फिर उनके गलने सड़ने से हमें पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। फिर है कि बायोडाइवर्सिटी का उत्पादक मूल्य क्या है, बिजनेस के पर्पज से क्यों जरूरी है। बहुत सारी ऐसी व्यवसायिक चीजें हैं जो कि जिनका जो है बिक्री मूल्य जो है बिजनेस के पर्पज से बहुत जरूरी होती है। जैसे कि पौधों, पशु उत्पाद, जैसे हाथियों के दांत, हिरण के कस्तूरी, रेशम के कीड़ों से रेशम, भेड़ या बकरियों से ऊन, कई जानवरों के फर इतने ज्यादा महंगे होते हैं, इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बिजनेस के पर्पज से भी बहुत जरूरी होती है। हालांकि ये जो है आज के टाइम में इसका नेगेटिव भी हो रहा है कि उनको काली तस्करी के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हमें जो है इतने सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी का कुछ सामाजिक मूल्य भी है, यानी कि हम समाज में रह करके भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारी सामाजिक मूल्य बनाए हुए हैं। जैसे कि हम आध्यात्मिक रूप से जो है बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे कई सारे पेड़ पौधे जो है जिनको पवित्र मानते हैं, जैसे तुलसी होगी, आम के पत्ते हो गए, केले के पत्ते हो गए, इनकी हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्मिक पर्पज में हम भगवान को, नेचर को जो है हम की पूजा, वर्शिप करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कुछ पेड़ है, पशु ऐसे हैं, जैसे कि गाय होगी, गाय की पूजा की जाती है, बैल हो गया, मोर हो गया, और सांप को भी जो एक वो जो होता है ना, इसमें दूध पिलाते हैं, है ना। तो सांप की भी, जानवरों की भी जो है आध्यात्मिकता के आधार पर जो है उनका बहुत महत्व है, ठीक है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके साथ सामाजिक मूल्य जुड़े हुए हैं। फिर इसके साथ में हमारे नैतिक मूल्य भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। नैतिक मूल्य मतलब क्या हो गया कि मनुष्य किसी निश्चित प्रजाति का उपयोग ना करके भी उससे जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रजाति प्रकृति में मौजूद होती है और देखने में हमें उससे खुशी मिलती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती है जिससे हमें डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो देखने से उनको बहुत आनंद आता है, ठीक है ना। तो एक नेचुरल जो खुशी मिलती है उन प्रजातियों को देख करके, वो भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मनुष्य जो है कंगारुओं या जिराफों से सीधे तौर पर हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनको देखने से जो है बहुत अच्छा महसूस होता है। कंगारू को फुदक फुदक के चलता है तो कितना अच्छा लगता है, और जो जिराफ है इतना लंबा होता है तो देखने में ही अजीब अजीब भी लगता है, और देखने में मतलब एक अलग तरीके की अनुभूति अनुभूति होती है। फिर जो है बायोडाइवर्सिटी का अपना एक सौंदर्यात्मक मूल्य भी होता है, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू भी होती है उसकी। उसका मतलब ये है कि हम जो जीव इस प्रकृति में मौजूद अलग तरीके के पेड़ पौधों को देख करके, अलग कितनी तरीके के सुंदर फूल होते हैं, कितनी तरीके की सुंदर सुंदर कलर की तितलियां होती हैं,
है ना। कितने तरीके की पेड़ पौधों की पत्तियों का शेप अलग होता है, और आज के टाइम में तो कितना ज्यादा चला हुआ है। अभी सर्दी आई हुई है, तो सर्दियों में देखो आप, सर्दियों के कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, है ना। और एक ही वैरायटी में ही कितने कलर के होते हैं। पटूनिया में ही कितने कलर के आप लोगों को फूल मिल जाएंगे, और उनको देखने से कितना सुंदर अच्छा लगता है। आप पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों को देख करके कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। आप में जाते हैं तो समुद्र देख करके कितना अच्छा लगता है। बर्फ गिरती हुई कितनी सुंदर लगती है। तो इस बायोडाइवर्सिटी का जो है अपना ही एक सौंदर्य मूल्य है ना, और जिसको देखने से हमें बहुत अच्छा सुंदर जो है बहुत अच्छा महसूस होता है। और इसी को देखने के लिए लोग जो है पैसे खर्च कर के जो है दूर दूर जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम कहाँ रह रहे होते हैं, इतने ज्यादा बड़े बड़े शहरों में रह रहे होते हैं। तो प्राकृतिक नजारे देखने के लिए हम माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ी माउंटेन हिली एरियाज में जाते हैं, समुन्द्र के किनारे जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, और इससे क्या है, टूरिज्म बिजनेस भी बहुत ज्यादा फलता फूलता है। ठीक है, तो उसका जो है बायोडाइवर्सिटी का सौंदर्यात्मक मूल्य भी है, एस्थेटिक मूल्य भी, वैल्यू भी है। अब हम देखते हैं जैव विविधता को खतरा क्या है, क्यों ये डेंजर में है, क्या इसको खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैव विविधता को खतरा क्या है, किस प्रकार से इसके बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म होती जा रही है। यानी कि जो है अलग अलग प्रजातियों की जो है बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। दोनों ही पेड़ पौधों में भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, और कुछ विलुप्त हो चुकी हैं, और जीव जंतुओं में भी ऐसी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो पर्यावास की हानि मुख्य रूप से मानव जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव, वन्य जीवों के अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण होती है। यानी कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, और जो नेचुरल हैबिटेट है वो चेंज हो रहा है। और वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मानव की जो है, मनुष्य की जो है जनसंख्या हमारी जो है बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने से ये हो रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है ना। लोग रहने के लिए, घर बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए जो जंगल हैं, जो नेचुरल घास के मैदान थे, जंगल थे, उनको साफ किया जा रहा है, रहने के लिए जगह बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जो है मनुष्य जो है तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, औद्योगिकरण कर रहा है। और जितने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, खाने के लिए भी उन्हें ज्यादा चाहिए। तो जंगलों को काट करके उपजाऊ के लिए जो है कृषि के लिए भूमि तैयार की जा रही है। ठीक है ना, तो जो भूमि का उपयोग हो रहा है वो पैटर्न भी चेंज हो रहा है। फिर जो वन्य जीव है उनका अवैध शिकार हो रहा है, मनुष्य जो है अपने फायदे के लिए उनको जो है ज्यादा मार रहा है ना। और उसके साथ साथ अब जंगल कट रहे हैं, तो जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके रहने की जगह कम हो रही है, उनके खाने पीने की वस्तुएं कम हो रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है फिर, जो और लोगों ने क्या है, जंगलों के आसपास में बस्तियां बसा रही हैं, घर बना लिए हैं। तो फिर जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, रहने के नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ पे आते हैं, जो बस्तियां होती हैं वहां पर आते हैं। फिर उनसे क्या होता है, या तो वो जंगली जानवर वो अपना खाना ढूंढने के लिए आते हैं, तो वो भी इंसानों की आबादी देख करके डर जाते हैं, तो इंसान भी डर जाते हैं, तो दोनों तरफ से अटैक होता है। दोनों तरफ से अटैक होता है, तो मनुष्य ने तो आजकल जो है इतने ज्यादा हथियार बना लिए हैं, गोला बारूद वाले बंदूकें रखी हुई हैं, या फिर जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते हैं, यानी कि जो है वायरिंग कर देते हैं जिसमें बिजली का करंट दौड़ता है। और उससे क्या होता है, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं और जो इवन बड़े बड़े हाथी भी करंट लग करके मर जाते हैं। और मरने से क्या हो जाता है, उनकी जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो जो मनुष्य के बीच में और जीव जंतुओं के बीच में जो टकराव होता है उसके कारण भी जो है जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। अब मान लो कोई ऐसा जीव है जो कि जंगल काटने से उसको ऑलरेडी उसकी जनसंख्या जो है कम बची हुई है, संख्या कम बची हुई है, और वो ऐसे में जो है बस्ती में आ रहा है, लोग उसको मार दे रहे हैं, या फिर बिजली का करंट लगने से वो मर जा रहा है। तो फिर क्या होगा, आगे जाकर के तो उसका उस तरीके के किस्म के जीव जंतु जानवर बनने ही बंद हो जाएंगे ना। या फिर मान लो मनुष्य ने वो उस पौधे का सबसे ज्यादा उपयोग कर लिया जो बचा ही बहुत कम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी का, जो बायोडाइवर्सिटी का जो बैलेंस है ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, इससे ये सारी गतिविधियां हैं
जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो आई होप ये तो हम यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या देखा, मानव जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण और भूमि में परिवर्तन। भूमि का जो पैटर्न है, भूमि को उपयोग करने के जो तरीके बदल गए हैं, उसकी वजह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंच रहा है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ लिखा हुआ है कि विज्ञान को जो है, साइंस ने अभी तक 1.8 मिलियन अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में अ, अभी तक जो है अनुमान लगाया है, यानी कि खोज पाई है वो विज्ञान। और मौजूदा प्रजातियों की वास्तविक संख्या 18 मिलियन से भी अधिक है। हालांकि नई प्रजातियों की जो है लगातार पहचान हो रही है, लेकिन इनकी दर जो है वो विलुप्त बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, और इनका जो है मानवीय क्रियाओं की वजह से 25% नष्ट होने की आशा है। कब तक? 2000, अगले 20 से 30 वर्षों तक। ऐसा लगता है, साइंस ने ऐसा अनुमान लगाया है, रिसर्च हुई है इस पे, कि कम से कम 25 से 30% जो प्रजातियां हैं, 25% वो नष्ट हो जाएंगी। किस वजह से? मनुष्य की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे कि जंगलों को काटा जा रहा है, भूमि का जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से। ठीक है। और इसमें कौन कौन से रीजन्स है? इसमें भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से कारण हैं? पहला है, जंगलों और घासों के मैदानों को कृषि भूमि में बदल दिया गया है। बार बार अतिक्रमण को वैध किया जा रहा है। फसल भूमि स्थापित करने के लिए प्राकृतिक आर्द्र भूमियों को सुखा दिया जाता है, जिससे जलीय प्रणाली प्रजातियों को नुकसान होता है। यानी कि जो बहुत सारे अ, गीले इलाके होते हैं, है ना, उनको सुखा करके कृषि के लायक बनाया जाता है, तो वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्रजातियां हैं, उनका तो आवास छिन जाता है ना। जो घास के मैदान है उनको काट के, जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि तैयार की जाएगी, तो उनका आवास छिन जाएगा, जो वहां पर रहते थे, जो जो प्रजातियां रहती थी। ईंधन की लकड़ी और झींगा पालन के लिए मैनग्रोव को साफ किया जा रहा है। जो मैनग्रोव एक जंगल होता है, पेड़ होते हैं, उसकी जड़ें जो है पानी से ऊपर ही रहती हैं और एक जाल टाइप का बना लेते हैं, और जिससे कि उनको भी साफ किया जा रहा है, जिससे समुद्री मछली के प्रजनन के लिए आवास में कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये जो मछलियां हैं वो अपना प्रजनन कहाँ पे आकर करती थी? मैनग्रोव के जो जंगल होते थे, इनमें आकर करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो मैनग्रोव ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे जो है दूसरे किसी प्राणी को जो है रहने का आवास, उसका हैबिटेट था, वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मछली आकर के अंडे देती थी और उससे नई मछलियां बनती थी। तो इससे क्या होगा, इसका अभी पता नहीं चल रहा है मनुष्य को, और मनुष्य को पता भी चल रहा है इन सब बातों का। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ही जो खतरा है। ठीक है, अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो उल्टा हमारे लिए ही खतरा है। लेकिन अभी में भी जो है पूरी की पूरी तरीके से इस पर जो है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फिर क्या है, अत्यधिक चराई के कारण घास के मैदान अन्य रूपों में बदल जाते हैं, जिससे मवेशी, बकरी की बकरी भेड़ की हानि होती है। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा चराई करवाने से, बहुत ज्यादा पशुपालन करने से वो जो घास के मैदान है, वो वहां की घासें भी खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, लकड़ी के प्राकृतिक जंगलों को काटा जा रहा है, और सोग सागौन, साल आदि के दोबारा पेड़ जो लगाए जा रहे हैं, इस तरह की के जो मोनोकल्चर बोलते हैं इसको हम, कि दोबारा जो है ऐसी वैरायटी के पेड़ उगाए जाना, ऐसी वैरायटी के जंगल बनाए जाना जो कि जिसकी नेचुरल वैल्यू ज्यादा नहीं है, बल्कि उसकी व्यापारिक वैल्यू, बिजनेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। उससे क्या होती है, लेकिन इसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें वो ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके के मोनोकल्चर उन जंगलों में जैव विविधता का समर्थन नहीं करती हैं, जिसमें बंद छतरियां और समृद्ध झाड़ियां होती हैं।
जलाऊ लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण, पेड़ों की शाखाओं को काटकर उनकी छतरियों को खोल दिया जाता है, जिससे स्थान बदल जाता है और जैव विविधता में भी बदलाव आता है। यानी कि ज्यादातर पेड़ पौधों की जंगलों में से फिर क्या लकड़ियां काटी जा रही है, एक तो फर्नीचर बनाने के लिए, दूसरा फिर जो है जलाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका जो पेड़ का जो आकार होता है वो बदल जाता है। आकार बदलने से फिर उसके नीचे में जो रहने वाले जीव जंतु है, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो छाया में ही रहते हैं, कीट पतंगे कुछ, वो मर जाते हैं। मर जाते हैं तो अगेन फिर से वो जीव जंतु, कोई ना कोई तो जीव उन कीट पतंगों को भी खा करके रहता होगा ना, अब उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या होएगा, वो जीव जंतु भी मर जाएगा। तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। चारा चराने से जंगल के जो पुनर्जनन में बाधा आती है, क्योंकि छोटे पौधे रोपे जाते हैं वो कुचल जाते हैं। यानी कि अगर चराने के लिए जंगल में ज्यादा पशुओं को लेकर के जाएंगे तो जो सीडलिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे नए पौधे उभर करके आते हैं जिससे नया पेड़ बनता है, वो पैरों से कुचल जाते हैं। कुचल जाने के बाद में फिर वो पेड़ बन ही नहीं पाते। तो एक कारण ये भी है। और एक कारण क्या है, लगातार बढ़ती आबादी ने धीरे धीरे बर्फ जोन को कम कर दिया है, वन क्षेत्र को कम कर दिया है, बफर जोन को कम कर दिया है, वन क्षेत्र को कम कर दिया है। एक प्रमुख उदाहरण गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो मीटर गेज रेलवे लाइन, राष्ट्र एक्सप्रेसवे और 3 मंदिरों के साथ एशियाई शहरों को आखिरी गढ़ है। मतलब कि बहुत सारे जंगलों को जो है, लगातार अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिएगा, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, फिर जो है रोड बनाने के लिए जमीन चाहिए, शहरों को आपस में कनेक्ट करना है तो रेलवे लाइन चाहिए रोड बनाने के लिए। तो फिर क्या हो रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है, तो वो भी किस चीज को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। लेंटेना झाड़ियां, यूपेटोरियम झाड़ियां और कांग्रेस ग्रास जैसे विदेशी खरपतवारों का आगमन स्वदेशी की कीमत पर हो रहा है। यानी कि ये कुछ इस तरीके की जो है, कांग्रेस ग्रास, आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा सड़कों के किनारों पे बहुत खड़ा रहता है, और उसमें छोटे छोटे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट के, और वो इतनी जहरीली घास होती है। और ये क्या है ना, विदेशी खरपतवार है। जब भारत में गेहूं का हाइब्रिड गेहूं आया था ना, का बीज आया था, कहाँ से, अमेरिका थे, उसके साथ में ये कांग्रेस ग्रास आ गई थी। इसको अमेरिकन ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है। और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उससे क्या होती है, जो वैसे खरपतवार होते हैं ना, जो देसी खरपतवार होते थे, जो स्वदेशी खरपतवार होते थे, ये झाड़ियां उनको उगने नहीं देती हैं। और बहुत उन सारे खरपतवारों को खा करके बहुत सारे कीट पतंगे जीवित रहते हैं। और ये इस प्रकार की जो झाड़ियां होती है ना, कांग्रेस ग्रास वगैरह, इनको कीड़े वीड़े भी नहीं खाते हैं। तो ये बहुत नुकसानदायक होती है, और ये फसल का भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन में से न्यूट्रिशंस खींचते हैं ये। ठीक है। इनको उखाड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, इतनी मुश्किल से कांग्रेस ग्रास जो है, और पूरा फैलती जाती है, क्योंकि ना जानवर खाते हैं इसको, जानवर भी नहीं खाते हैं। और वैसा वाला जो खरपतवार उगेगा ना, उसको जानवर भी खा लेते हैं, लेकिन इनको जो कांग्रेस ग्रास को जानवर भी नहीं खाते हैं, मवेशी भी नहीं खाते हैं। तो ये उगती रहती है और बेफालतू में जमीन में से न्यूट्रिशन खींचती रहती हैं। हिमालय में काट कर जला देना और पश्चिमी घाट में लकड़ी की राख से खाद बनाने के लिए पेड़ों की शाखाओं को काटने जैसे पारंपरिक कृषि तकनीकों का पालन करने से अब जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। बड़ी ट्रोलिंग नौकाओं द्वारा मछलियों की अत्यधिक कटाई के कारण उनकी कमी हो रही है। मछली भंडार जो है कम हो रहा है, जाल में फंसे समुद्री कछुओं की हत्या हो जाती है। और इससे फॉर एग्जांपल जो उड़ीसा का तट है, वहां पर अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजाति दुर्लभ व्हेल शार्क को गुजरात के तट पर मारा जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा। अब क्या हो गया, लोगों की आबादी बढ़ गई, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, तो उन्हें खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए, तो मछली का भी जो है कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होने लग गया। उनको पकड़ने के लिए जो जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ होती हैं, जैसे कि कछुए वगैरह, उनको भी पकड़ लिया जाता है, बहुत सारे लोग उनको खा भी जाते हैं, और वो वैसे ही लुप्त होने की कगार पे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो जाल में फंस करके आ जाएंगे, तो उनको फिर उनकी वैसे ही प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है। एक बड़ा कारण जो है वो क्या है, अवैध शिकार। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके खाल, हड्डियां, दांत, वो सींग, वो बहुत ही कीमती होते हैं। जैसे कि बाघ की खाल बहुत ज्यादा कीमती होती है, उसकी हड्डियां बहुत कीमती होती हैं। हाथी के जो दांत होते हैं उसकी बहुत कीमत होती है। और गैंडों के जो सींग होते हैं, और जो कस्तूरी मृग है, उसके उससे इतना
जो है वो परफ्यूम बनाने के लिए उसका जो है विदेशों में बहुत डिमांड है। तो इन सारी की फिर इनको जो है तोड़ने के लिए, अब जैसे भारत में ही एक सींग वाले गैंडे बहुत कम बचे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सींग कैसे तोड़ेंगे, वो मार करके ही निकालेंगे, है ना? तो उनको मार दिया गया। हाथियों के दांत कैसे निकालेंगे? मार करके ही निकालेंगे। तो बहुत पहले जो है इसकी बहुत ज्यादा ज्यादा तस्करी की गई। तस्करी करने से क्या हो गया, ये प्रजातियां जो है वो कम हो गई हैं और विलुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और भी जो जीव जंतु हैं जिसको जो है मार दिया जाता है अवैध शिकार के लिए। फिर तीसरा है मानव व वन्य जीव संघर्ष। मनुष्य के बीच में और जो वन में रहने वाले, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी जगहों पर क्या हो गया है, लोगों ने बस्तियां जो है जंगलों के बिल्कुल पास बना ली हैं, जंगलों को साफ कर करके बना रही है। अब वो बेचारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे? अब उनको खाने के लिए ना तो उनका आवास छोड़ा, जंगल काट दिए, ना ही उन जंगलों से ही उनको रहने की जगह भी मिलती थी, खाने पीने के लिए भी मिलती थी। तो वो सब हटा दिए गए हैं, तो वो अब कहाँ जाएंगे? वो जो मनुष्य जो कृषि कर रहा होता है वहां पे खाने के लिए आएंगे, है ना? कृषि में से जो वो कृषि करेगा, गन्ने उगाएगा, तो हाथी जो है उनको खाने के लिए आएगा, क्योंकि उन्होंने पेड़ तो काट दिए, पेड़ काट करके वहां पे कृषि उगाने के लिए जमीन बना ली। तो बहुत सारे जो जीव जंतु वो कहाँ आएंगे? अब आपने जो है नेचुरल जो जंगल थे उनको काट दिया और आम के बागान लगा लिए, तो बंदर कहाँ जाएंगे आम खाने? वो तो तुम्हारे ही उसमें आएंगे ना। जो आपने कृषि के लिए जो बागान लगा रखे वो वहीं आएंगे। फिर उनसे क्या होता है, दोनों के बीच में जो है फिर संघर्ष होता है। कई बार फिर ऐसा होता है, जानवर जो है, बड़े जानवर जो होते हैं हाथी वगैरह, वो आदमियों को कुचल देते हैं और फिर जो है आदमी जो है हाथियों को मार देते हैं। अब ऐसे क्या होएगा? मनुष्य की तो प्रजातियां बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन हाथियों की तो कम हो गई है ना, ऑलरेडी बहुत सारे विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसे अगर ऐसे ही मनुष्यों के बीच में और जो जीव जंतु उनके बीच में टकराव होता रहेगा, संघर्ष होता रहेगा, तो प्रजातियां ऑलरेडी जो है वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उड़ीसा के संबलपुर में पिछले 5 वर्षों में हाथियों द्वारा 195 इंसानों को मार दिया गया और जवाबी कार्यवाही में ग्रामीणों ने 98 हाथियों को मार दिया और 30 से अधिक हाथियों को घायल कर दिया। इसी तरह बाघ, तेंदुए आदि के साथ भी घटनाएं चर्चा में रहती हैं। घटते वन क्षेत्र, मानव अतिक्रमण, बीमार और कमजोर जानवरों के लिए भोजन की कमी, जो जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रामीणों की सुरक्षा, बिजली की बाड़ लगाना ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण है। सरकार द्वारा मुआवजा प्राप्त होने के कारण आपस में झगड़े होते रहते हैं वन्य विभाग और ग्रामीणों के बीच में। ठीक है। क्योंकि जो वन्य विभाग के लोग होते हैं वो भी इतना ज्यादा एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि ग्रामीणों को कभी कभार जो है जानबूझकर मुआवजा लेने के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज जो है वो होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में लुप्त प्राय एवं स्थानीय प्रजातियां कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने वाली हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज, और बहुत सारी जो है ऐसी स्थानीय प्रजातियां कौन कौन सी हैं। पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है, लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती हैं। अनडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां। जो कि पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व खतरे में है, किस वजह से? मानव की गतिविधियों की वजह से। कौन सी गतिविधियों की वजह से? जो अभी हमने ऊपर वाली जो है पेज में जो पढ़ा, अभी समझा, उन उन गतिविधियों के कारण। ठीक है। और इन विलुप्त प्रजातियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। पहला है असुरक्षित, दूसरा है द्वितीय यानी कि दूसरे में आती है दुर्लभ, तीसरे में मध्यवर्ती और चौथे में जो है धमकाया, मतलब कि जो अभी हम इनको देखते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। आज अधिकांश लुप्त प्राय प्रजातियां केवल संरक्षित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इन प्रजातियों के कुछ उदाहरण हैं बाघ, गैंडा, हाथी, चिड़िया। इन प्रजातियों में साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लोरिकन गिद्ध आदि भी शामिल हैं। सरीसृप और उभयचर मानव गतिविधियों के कारण पर्यावास की हानि और
आर्कटिक जैसे पौधों की प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। चिकित्सा उत्पादों या सौंदर्य प्रसाधनों के यानी कि जो मेडिकल पर्पस के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सामग्री बनाने के लिए भी बहुत सारे औषधीय रूप वाले पौधों पौधों की जो है अत्यधिक मात्रा में उनका इस्तेमाल होने से वो प्रजातियां खतरे में हैं। विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए भारत ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाया है। इसके अंतर्गत पौधों और जानवरों को उनके अस्तित्व पर खतरे के अनुसार चिन्हित किया गया है, यानी कि किस प्रजाति को कितना खतरा है उसके हिसाब से उनको कितनी अभी बचे हुए हैं, कौन से पौधे बिल्कुल खत्म होने वाले हैं या कौन सी प्रजातियां बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सींग वाला गैंडा बहुत कम बचा है भारत में, बाघ की जो संख्या है वो बहुत कम बची है, हाथी भी आज के टाइम में बहुत कम बचे हुए हैं। तो इनको एक स्पेशल जो है संरक्षित स्थानों पे संरक्षित पार्क में रखा जाता है। ठीक है। वे प्रजातियां जो किसी इलाके क्षेत्र के लिए अद्वितीय होती हैं उनको स्थानीय प्रजातियां बोलते हैं हम। यानी कि एक स्थान में एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं, इलाके में पाए जाने उनको हम स्थानीय प्रजातियां बोलते हैं। कुछ प्रजातियां केवल भारत में ही पाई जाती हैं और इस प्रकार स्थानीय हमारे देश तक ही सीमित है। कुछ का वितरण बहुत स्थानीयकृत है और उन्हें उच्च माना जाता है। इस श्रेणी की कुछ प्रजातियां भारतीय जंगली गधा, कोणीय कश्मीरी बारहसिंगा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी होंग आदि हैं। यानी कि ये प्रजातियां सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं और कहीं पर भी पाई नहीं जाती हैं। अब हम इसका सारांश देख लेते हैं, समरी देखते हैं। सभी मानवीय गतिविधियों के योग से जैव विविधता को खतरा है। यह आवास विनाश, गैर देशीय प्रजातियों द्वारा आक्रमण, अत्यधिक शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की श्रेणियों में खतरे के खतरे खतरों को समूहीकृत करने के लिए उपयोगी है। पर्यावास हानि विश्व जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा प्रस्तुत करती है और इस खतरे की भयावहता का अनुमान प्रजातीय क्षेत्र वक्रों और निवास हानि के दरों से लगाया जा सकता है। गैर देशीय प्रजातियों के प्रसार से कई स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है और दुनिया के बायोटा को भी अधिक बढ़ने की ओर धकेलता है। जीवित बचे लोगों का सजातीय और व्यापक रूप से वितरित उपसमूह खतरे में बढ़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों को उपयुक्त आवास या पहुंच की कोई गारंटी के बिना उच्च अक्षांशों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होने का खतरा है। कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से और कुछ मानवीय गतिविधियों यानी वनों की कटाई से, मरुस्थलीकरण की वजह से, और जो है बहुत सारी जो चट्टाने वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह की कटाई करने से भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं ना, माइनिंग करने से भी क्या है, वहां पे रहने वाले जीव जंतु कुछ तो वहां पे पहाड़ तोड़े जाते हैं तो उनमें दब के मर जाते हैं, कुछ जो है उसकी आवाजों से मर जाते हैं। बहुत सारे कीट पतंगे जो ये बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, इनकी आवाजों से भी मर जाते हैं। वे आवास जो अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील होते हैं उन्हें नाजुक आवास कहा जाता है। परवाल भित्तियां, समुद्री द्वीप, पर्वत शिखर और आवास द्वीप नाजुक आवास माने जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी समरी देख ली। अब हम ये हमारी यूनिट जो है अच्छा कंप्लीट हो गई है। आपके जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चयनात्मक पशुओं को पालतू बनाने के क्या दोष हैं, यह कैसे हो सकता है, जैव विविधता को नष्ट कैसे करता है। अच्छा, इस ये क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार से ऐसे पशु जो विलुप्त होने वाले हैं अगर हम उसको पालतू बना लेते हैं तो किस प्रकार से वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। उदाहरण सहित चर्चा करें कि अवैध शिकार विलुप्त होने के लिए जिम्मेवार है, किसके विलुप्त होने के लिए जिम्मेवार है। यानी कि इसमें ये क्योंकि ट्रांसलेशन बड़े ही उल्टे ढंग से की गई है, तो क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण सही चर्चा करें कि अवैध शिकार से बड़े जानवरों के विलुप्त होने की को खतरा है या अवैध शिकार बड़े जानवरों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेवार है, इसकी उदाहरण सहित चर्चा करें।
आक्रामक प्रजातियों के हानिकारक प्रभावों का पर उदाहरण सहित चर्चा करें कि जो आक्रामक प्रजातियां हैं उसके उससे क्या क्या हानि होती है, क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की यूनिट हमारी हम यहीं पे खत्म करते हैं। सेकंड यूनिट की वीडियो जो है आप लोगों को जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं।